हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम बात करेंगे इकोनॉमी मई 2016 करंट अफेयर्स पार्ट 2 की। इसमें पढ़ेंगे बैंक का कंसोलिडेशन हुआ है। बेसिकली जितनी भी SBI है उसकी नकली ब्रांचेस SBI हैदराबाद, ट्रावनकोर, ये वो सारे को मर्ज कर दिया जाएगा। ओके। और इसके पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वीडियोस आपके पास बहुत जल्दी से पहुंच जाए। तो हम पढ़ते हैं बैंक कंसोलिडेशन। इसमें क्या हो रहा है कि SBI में मर्जर हो रहे हैं 5 अदर बैंक, जो ट्रावनकोर हैदराबाद बताया, उसके बाद महिला बैंक, ये सब इसमें मर्ज हो रहे हैं। अब मर्ज होने से देखो, बात मर्ज करने की बात हमारा नरसिंघम कमेटी जो थी 1991 में रिफॉर्म के टाइम पे बनी थी, तो उन्होंने बोला था कि भाई साहब आप इसको मर्ज करिए, इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा वो देख लेते हैं। अब SBI जो है हमारा टॉप 50 जो हमारे बैंक है वर्ल्ड में, ठीक है, इनके अंडर में आता है। मतलब टॉप 50 में रैंकिंग है। क्यों? क्योंकि लेंडिंग बहुत बड़ी बड़ी करता है। जैसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेंडिंग करता है, सोलर एनर्जी को लेंडिंग करता है, सागरमाला प्रोजेक्ट को लेंडिंग करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी लेंडिंगें करता है, इसलिए टॉप 5 लेंडिंग बैंक्स में ही आता है। उसके बाद जैसे ये मर्ज होंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है नेटवर्क इंक्रीज हो जाएगा। जो डुप्लीकेशन है कि हैदराबाद ट्रावनकोर, SBI हैदराबाद ट्रावनकोर, ये हमारा कम हो जाएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी हमारा कम हो जाएगा, चार्ज और फायदा होगा। लेकिन बात क्या है, आपको बताया अभी पिछले लेक्चर में, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम चलने के कारण ये हो रहा है कि हमारे यहाँ NPA जो है काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूज NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनका जो उन बैंक्स का NPA है वो भी आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ये पहली चीज़ होगी। उसके बाद जो कंपटीशन है ये हमारा अफेक्ट करेगा कि बैंकिंग सेक्टर में 6 बैंक तो मर्ज होगा तो कंपटीशन भी रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा SBI है, इसको RBI ने बोला है कि आप डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक हैं। यदि ये फेल होता है तो बहुत सारी हमारी एक तरह से क्राइसिस आ सकती है। तो हमारे आप जानिए कि ICICI और हमारा SBI एक डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली बैंक है। इस पे का बहुत सारा लेंडिंग ये लोग करते हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वर्ल्ड में इससे। और इसके बाद हमारा ऑब्वियस सी बात है, यदि 5-6 बैंक हमारे इंक्लूड हो रहे हैं तो हमारा नेटवर्क बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा नेटवर्किंग का, तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो 30 ईयर, हमारी जो 30 सालों से जो ओल्ड ट्रीटी आ रही थी DTAA, ओके, डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस की जो ट्रीटी हमारी चल रही थी मॉरिशस के साथ, ये हमने इसको अमेंड कर दिया है। देखिए बात ये होती है, 2 वर्ड है हमारा, टैक्स हैवन, ओके, और राउंड ट्रिपिंग। ये 2 वर्ड है जो कि काफ़ी इकोनॉमिक्स में आ रहा है इस समय, करंट में चल रहा है। तो टैक्स हैवन का मतलब ये होता है कि कोई कंट्री थोड़ा सा उसका जो सिस्टमैटिक है जोग्राफिकल एरिया वो आइसोलेट है। जैसे आप मॉरिशस को देखिए, और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि एक केमैन आइलैंड है, ठीक है। अब ये दोनों आइलैंड को यदि आप मिला देंगे तो 60% जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट आता है ये 2 आइलैंड से आता है। क्यों आता है भाई? क्योंकि ये दोनों आइलैंड हमारा टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो कंट्री है उसका पॉलिटिकली इकोनॉमिकली वो स्टेबल है, और वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ की कंट्री आके बोल रही है कि आप मेरे यहाँ पैसा लगाइए, मैं रिलेटिवली बहुत कम टैक्स लूँगा, मिनिमल टैक्स लूँगा, ठीक है, मिनिमम टैक्स लूँगा, और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखूँगा, ओके, किसी को नहीं बताऊँगा। इसको बोलते हैं हम टैक्स हेवन। तो क्या हुआ कि बेसिकली जो हमारा डबल टैक्सेशन का हालत हुई थी, तो जरूरत क्यों पड़ी इसको हमें अमेंड करने की? तो देखिए, टैक्स हम 2 तरह से लेते हैं। पहला होता है सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, दूसरा होता है रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन। सोर्स बेस्ड मतलब कि यदि मॉरिशस से इंडिया में आ रही है तो सोर्स बेस हो गया, और केमैन आइलैंड में यदि USA का इंसान पैसा लगा रहा है तो ये रेसिडेंस बेस हो गया। तो सोर्स बेस्ड जो टैक्सेशन होता है वो डेवलपिंग कंट्री करती है क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, और जो रेसिडेंट बेस्ड टैक्सेशन होता है ये डेवलप कंट्री करती है क्योंकि इनको ज़्यादा ग्लोबल फाइनेंस होता है वर्ल्ड में, ठीक। अब क्या था कि क्यों हमें ये इसको अमेंड करने की जरूरत पड़ी DTAA को, ठीक है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो हमारी थी, इसको क्यों हमें एग्रीमेंट जो हमारा जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हो क्या रहा था कि इंडिया के लोग पैसा लेके जाते थे मॉरिशस में, और मॉरिशस की कंपनी में लगाते थे, उसके थ्रू लगाते थे इंडिया में। तो इंडिया का पैसा मॉरिशस गया और यहाँ पे कंपनी में लगाया, और फिर से घूम के हमारा इंडिया में आ जा रहा है। और
बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे जो हमारी ट्रीटी थी उसमें केवल मॉरिशस ही कैपिटल गेन पर, कंपनी के कैपिटल गेन पर टैक्स लगा सकता था, और मॉरिशस जो कि नहीं करता था, बहुत कम लगाता था या तो नहीं लगाता था। तो जो भी कैपिटल गेन होती थी कंपनी, उस पर टैक्स लगता ही नहीं था। ठीक है, तो ये टैक्स इवेजन हो गया था इस तरह से, इसलिए हमने इसको अमेंडमेंट कर दिया, टैक्स हेवन के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखिए मेन फीचर क्या है, अब क्या हुआ, जो अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि अब इंडिया भी कैपिटल गेन पे टैक्स लगा सकता है, और इससे हमारा फायदा क्या हुआ कि हमने राउंड ट्रिपिंग को काफ़ी हद तक जो लूप होल हुआ है इसको हमने बंद करने की कोशिश करी है। अब OECD जो हमारी इकोनॉमिक कंट्रीज हैं मिलकर जो ये ग्रुप बनाया है, इन्होंने बोला है कि बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब BEPS का क्या कॉन्सेप्ट है कि बेस को इरोड कर दीजिए और प्रॉफिट को शेयर कीजिए। ये क्या करते हैं, ये लोग जो CA लोग हैं और जो इकोनॉमिक के बहुत ज़्यादा ज्ञाता लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं कि हमारा जो गैप्स और मिसमैच है टैक्स रूल्स में, अब कोई रूल 100% परफेक्ट तो होगा नहीं, तो जो भी उसमें मिसमैच और गैप है, ठीक है, उस गैप को एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग। जैसे कि अब कॉर्पोरेट क्या करता है, आर्टिफिशियली अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देगा मॉरिशस में, कि हमने मॉरिशस से ये कमा के लाया है, तो जो टैक्स लोकेशन को शिफ्ट कर दिया इन्होंने, तो मॉरिशस में टैक्स तो उन्होंने मॉरिशस को पे करना पड़ेगा, तो इंडिया को पे करना नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि मॉरिशस ही इसके पहले ले सकती थी पैसा, तो मॉरिशस ने भी नहीं लिया, इंडिया ने भी नहीं लिया, तो ये हमारा हो गया क्या, टैक्स इवेजन। ठीक है, और बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आ रही है टैक्स इवेजन की वजह से, बेसिकली दिक्कत आ रही है डेवलपिंग कंट्री में। क्यों? कि डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा पैसा आता है कॉर्पोरेट टैक्स से, और कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा आने पे इस समय क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट खुद ही उनकी जेब ढीली पड़ी हुई है। ओके, मतलब कि ऑल ओवर वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, जेब ढीली, तो कहाँ से पैसा देंगे, प्रॉफिट हो नहीं रही ज़्यादा, तो ये प्रॉब्लम इंडिया आ रही है डेवलपिंग कंट्री में। अब देखते हैं दोस्तों कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मॉडल कैसा होना चाहिए। देखिए कभी था कि हाँ इतने $1 से पैसा ज़्यादा आप कमा रहे हो तो अमीर हो, $1 से कम कमा रहे हो तो आप गरीब हो। ठीक, आपका रोटी कपड़ा मकान है तो आप अमीर हो, ये नहीं है तो गरीब हो। इस तरह के कुछ हमारे इंडेक्स बनते हुए आ रहे हैं और ये बनते चले जा रहे हैं। उसके बाद एक बहुत बड़ा हमारा उसमें ब्रेक थ्रू मिला, जो हमारे मकबूल उल हक और हमारे अमृत सेन साहब ने काम किया उस पर। उन्होंने जो इंडेक्स दिया कि कैसे हम नापें कि कितना डेवलपमेंट हुआ है हमारे ह्यूमन का। तो इसमें 3 चीजें आप यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं कि 3 चीजें हैं जिस पे बहुत ज्यादा फोकस करनी चाहिए हमें। पहला, बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है, कि हमें कम से कम खाना मिल जाए, ओके, बीमार पड़े दवाई मिल जाए, ओके, न्यूट्रिशन और मेडिकल हेल्थ केयर मिल जाए, एयर अच्छा मिल जाए, साफ़ सुथरा पानी हवा मिल जाए, रहने का घर मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, पर्सनल सेफ्टी हो। उसके बाद फाउंडेशन वेलबींग क्या होना चाहिए, कि हमारा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, हमारे पास इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को हम एक्सेस कर सके, हेल्थ और वेलनेस होनी चाहिए, इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में पर्सनल लाइट्स होने चाहिए। वे नहीं कोई आया 2 घंटा मार के निकल लिया, कौन सा क्या करोगे, 10 घर बनाकर 10 कार रख, कोई मतलब नहीं है ना। अपना डिग्निटी भी होनी चाहिए ना। तो पर्सनल हमारा क्या होना चाहिए कि पर्सनल राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। तो ये सब चॉइस है जिस पे हम इसको नाप सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आउटकम है हमारा सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मॉडल का, ये आउटकम कहीं ना कहीं पैसे पे बेस नहीं है, ये पैसा बेस नहीं है, ये कहीं ना कहीं रियल आउटकम है। ओके, तो हम जो भी 4-5 हमारे अभी तक जो इंडेक्स बने हुए हैं इनको प्रॉपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हुई थी। ठीक, क्या क्या ये लोग नहीं कवर कर रहे थे, और जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स मॉडल है ये क्या क्या कवर कर रहा है, इसमें सब कुछ कवर कर रहा है। ठीक है, और ये होलिस्टिक अप्रोच है। तो शुरू करते हैं कि कौन कौन से हमारे मॉडल अभी तक आए हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनमें आई हुई हैं। तो पहला मॉडल आया GDP का, जिसमें GDP में देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम इससे ज़्यादा हुआ तो ये अमीर कंट्री है, इससे कम हुआ तो ये गरीब कंट्री है। तो ठीक है, ये बेसिकली एक नंबर है GDP, ये हमारा मेजर करता है इकोनॉमिक प्रोसेस किसी भी कंट्री का, मान लेते हैं भाई करता है। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड करता है, पहली चीज नॉन मार्केट एक्टिविटी नहीं करते, जैसे चाइल्ड केयर, मम्मी बच्चा खिला रही है उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुई, इन्वायरमेंट की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुई, मैं खुश हूँ इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुई, इक्वालिटी है कि नहीं है तो कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हुई। जैसे इक्वालिटी की बात कर लें तो आप सऊदी अरब UAE को जानते हैं, यहाँ पर यदि आप सेक्स रेशियो देखेंगे UAE की खासकर बात कर रहा हूँ तो 468 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसी के इर्द गिर्द में है, 500 के नीचे और 400 के ऊपर। तो क्या ये इक्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है, औरतों को हिजाब लगाना है, कुछ काम नहीं कर सकती, तो वोटिंग राइट्स नहीं है। तो आप कितना भी वहाँ पर यदि पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो काफ़ी आई है, तेल के कुएं हैं वहाँ पर। तो ये तो भाई बात नहीं हुई ना प्रोग्रेस की, कि पैसे पे तो प्रोग्रेस नहीं नाप सकते। ओके, और उसके बाद एक्सेस टू जस्टिस को कितना एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये सारा फंडा तो हमारा क्लियर होना चाहिए ना, आना चाहिए ना कि इससे हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट से ये काम हो रहा है।
ठीक, गिनी कोफिशिएंट की बात करते हैं। गिनी कोफिशिएंट क्या बोलता है भाई कि जो हमारे इनकम इनइक्वालिटी है सिटीजन के बीच, अब माने इतना पैसा कमा रहे हैं और जो सारे सिटीजन कम पैसा कमा रहे हैं, मतलब जो इनकम इनइक्वालिटी है उसकी बात करता है गिनी कोफिशिएंट। लेकिन ये क्या छोड़ देता है, हेल्थ और एजुकेशन कभी नहीं ये रखता अपने नापने के उसमें। तो ये प्रॉब्लम इन दोनों में आ रही है। इसके बाद ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स, ये काफ़ी कुछ काम का हद तक का है, लेकिन ये भी कुछ कुछ चीज़ें छोड़ता है। ये बेसिकली भूटान ने शुरू किया है, क्योंकि देखो दुनिया में आए हो तो भाई आप आने का मतलब आपका ये है कि आप केवल यहाँ पे खाने कमाने के लिए नहीं आए हो। क्या कमाने के लिए हम जिंदा हैं? नहीं ना, खुश होने के लिए जिंदा है ना भाई, खुशी मिल जाए। हर एक इंसान खुशी खोज रहा है। तो ये बेसिकली भूटान ने इसको शुरू किया। बुद्धिज्म का ये कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे उन्होंने उसको लगाया और इन्होंने हैप्पीनेस को मेजर किया। लेकिन क्या इन्होंने इग्नोर कर दिया? इक्वालिटी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल कंपैरिजन ड्यू टू, अब ये 3-4 चीज़ें इन्होंने तो हटा दिया। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं काम कर सकती है, सब्जेक्टिव टू इंटरनेशनल कंपैरिजन ड्यू टू हैप्पीनेस, इसको हम कर सकते हैं हैप्पीनेस पे। ठीक, अब जो हम अभी नापते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मकबूल उल साहब ने, ओके, जो पाकिस्तान के थे, मकबूल उल और हमारा अमृत सेन साहब ने, इन लोगों ने दी थी इन चीज़ों को। तो इन्होंने बोला था कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना साल बच्चा जिंदा रहा मरने के बाद, उसके बाद मीन ऑफ स्कूल ईयर क्या है, कितने साल वो स्कूल में रहता है, उसके बाद हमारा क्या है कि वो एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, लिविंग स्टैंडर्ड, कैसे रह रहे हैं, क्या हालत है उनकी। ठीक है, उसके बाद चॉइस को भी एक बहुत बड़ा इन्होंने मैटर बनाया था अमृत सेन का। बात मेन चीज़ यही है कि हमारा फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट हमारा होता है। ओके, ये मैं ज्योग्राफी के सेक्शन में पूरा अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन ये भी कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। पैसा भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ना। क्या अंबानी के पास इतना पैसा है और कुछ लोग गरीब हैं, 80% लोगों के पास 20% पैसा है, 20% लोगों के पास 80% पैसा है। ओके, तो ये जो इनइक्वालिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उसको इन्वायरमेंट कितना डिग्रेड हुआ है, डेवलपमेंट कैसा डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट और किसी कॉस्ट के डेवलपमेंट, ये हमें पता नहीं है। हवा और पानी फ्री का हमें मिलता था, आज हमें खरीदना पड़ रहा है, उसके लिए भी कमाओ। तो क्या डेवलपमेंट करा हमने? उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें भी ये बात नहीं करती हमारी जीडीपी। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक का इशू क्या है। देखो भाई, पेमेंट बैंक एक ऐसी चीज़ है जो कोई पैसा केवल लेता है, देता नहीं है। पेमेंट बैंक में क्या होता है बेसिकली कि ये केवल 1 लाख तक डिपॉजिट ले सकता है, उधार पे नहीं चढ़ा सकता। ठीक, ये उधार पे हमारा नहीं चढ़ा सकता, लेंड नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है भाई? डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। हाँ, डेबिट कार्ड कर सकता है इशू, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। ठीक, और किस लिए इसको बनाया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाए। हमारे यहाँ बैंक्स कम है, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है काफ़ी कम है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इनको बनाया गया। ओके, अब इसमें ये क्यों था, न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि जो टेक महिंद्रा है, इसमें बहुत लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। जैसे टेक महिंद्रा, पेटीएम, एयरटेल, वोडाफोन, ऐसे ही पैसा वसूलते हैं। ठीक है, कोई बात है, सुन लीजिए। लेकिन टेक महिंद्रा और दिलीप सिंह भी जो इसमें थे, इन लोगों ने एग्जिट करके पेमेंट बैंक से क्यों छोड़ के जा रहे हो भाई? रीजन, पहली चीज लेंडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, पैसा आप घुमा नहीं सकते मार्केट में, पैसा आप दे नहीं सकते तो ब्याज नहीं आएगा, ब्याज नहीं आएगा तो फायदा नहीं होगा। पहले प्रॉब्लम तो ये थी। ओके, और जो भी इनका 75% पैसा है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगानी पड़ेगी, ये हमारा मैंडेट है पेमेंट बैंक का, ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद इनको ये रहता है कि आप ऐसा करिए कि आपको वॉल्यूम जनरेट करना है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा निकालना है मार्केट से, पहला प्रेशर ये होता है। उसके बाद डिजिटल मनी ट्रांसफ़र आ गया, अब तो पेटीएम, यूपीआई आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गए इस समय के लिए, तो इसलिए इसको हम नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, सबसे बड़ा खतरा है पेमेंट बैंक का पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है, पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, ईजी टू एक्सेस है, वहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा जमा करते हैं। ठीक है, अब मोर रिलायबल है पेमेंट बैंक से, इनको लगता है ये भाग लेंगे, पैसा लेंगे वो भाग लेंगे। पोस्ट ऑफिस कहाँ जाएगा, गवर्नमेंट का है, तो पोस्ट ऑफिस पे ज़्यादा लोग रिलाई करता है एज कम्पेयर टू पेमेंट बैंक्स पे। और भी इंस्ट्रूमेंट है, किसान विकास पत्र में पैसा लोग लगा देते हैं, गोल्ड बॉन्ड में लगा देते हैं, बेटर रिटर्न ऑन पेमेंट पे लगा देते हैं। तो ये जो पैसा लगा दे रहे हैं ये लोग, तो ये पेमेंट बैंक में तो जाएगा नहीं, इसलिए काफ़ी कम इनके पास स्कोप होता है ग्रो करने के पेमेंट बैंक्स को। ओके, जनधन अकाउंट खुल गया, अब ज़्यादा जनधन अकाउंट खुल गया तो हमारा मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा। तो ये सारे इशूज है जिसकी वजह से हमारा पेमेंट बैंक लो जा रहा है। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि आरबीआई जितने लोग भागे हुए हैं ना, टेक महिंद्रा, सिंघवी साहब, बुलाओ इनको, बैठाओ डेस्क पे कि भैया सुनो यार, आ जाओ, काम करते साथ मिलकर, और इनको फिर से प्रोसेस में लेके आइए। ओके, और
देखिए बात ये है कि जो हमारा प्रॉब्लम बैंक्रप्सी कोड में प्रॉब्लम आ रही है इंसॉल्वेंसी की, तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो क्रेडिट पैसा देने वाले हैं, तो मान लीजिए मेरी कंपनी है और आप पैसा दे रहे हैं, आप जब मुझे पैसा दे रहे हैं तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि मेरे पास भी थोड़ा बहुत पैसा है, भले मैं डूब गया पैसा तो मैं केस फाइल कर दे रहा हूँ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो जो पैसा आप देने वाले हो इतना पैसा आपके पास नहीं हो पा रहा है कि इस चीज़ को हम केस को लड़ें और आपसे वो कंपनी लें, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ रही है। इसके बाद देखिए टैक्स रिफॉर्म की बात करी जा रही है, 2015-16 का इकोनॉमिक सर्वे ने इसकी बात करी है कि टैक्स रिफॉर्म करी जाए। तो देखिए इन्होंने कहा कि टैक्स के बेस को आप बढ़ाइए, पहली बात तो जो बेस है बेस को इंक्रीज कीजिए। बेस को इंक्रीज करने के बाद आपको जो एग्जम्पशन देते हैं, एग्जम्पशन मतलब छूट दी जाती है टैक्स में, कि आप LIC में डाल दोगे तो पैसा नहीं देना, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहाँ दे दोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, वहाँ दे दोगे तो पैसा नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये टैक्स के फॉर्म में चला गया। तो जो ये एग्जम्पशन है इसको आप क्या करिए, कम से कम इसको आप कर्टेल कीजिए फेस मैनर में, ठीक है, ताकि ये पैसा तो आया एटलीस्ट यार। आगे आपको समझ में आएगा 4% लोग ही टैक्स फाइल करते हैं, उसमें 50% लोग पैसा नहीं देते ये टैक्स एग्जम्पशन की वजह से, तो हमारा वोट टू टैक्स रेशियो काफ़ी कम है ना इंडिया में, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद हमारा जो टैक्स है ये काफ़ी रिग्रेसिव है, इस टैक्स को प्रोग्रेसिव बनाना, आगे बताऊंगा क्यों रिग्रेसिव है, क्यों प्रोग्रेसिव बनाना चाहिए, ओके। और आपको फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑफिसर का हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हमें फिक्स करना है, तो आपको यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, आप सारा पढ़ लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद देखिए हमारा जो WPI है पॉजिटिव जोन में क्यों है, ओके, मतलब कि जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये पॉजिटिव जोन में। आप यदि पिछले साल के नवंबर की बात करें या अक्टूबर की बात करें, ओके, सितंबर अक्टूबर की बात करें, तो उस समय हमारा जो WPI था वो पॉजिटिव जोन में नहीं था। 1-1.5 साल पहले, पिछले साल के 1 साल पहले हमारा WPI पॉजिटिव जोन में नहीं था, निगेटिव जोन में था। लेकिन क्या रीज़न है कि हमारा पॉजिटिव जोन में आ गया? इसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमारा आलू के दाम बढ़ गए, हमारे यहाँ पल्स जो हमारी जो दाल थी ये हमें नहीं मिल पा रहा था, और चीनी, ये ड्रॉट की वजह से इनमें थोड़ा प्रोडक्शन में कमी आई है। तो हमारा बेसिकली ये डिमांड साइड कंस्ट्रेंट नहीं है, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट है, क्योंकि हमारा ड्रॉट आया 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल हमारा आया हुआ है सूखा, इस वजह से इनके दाम ये पैदा नहीं हुए, दाम बढ़ गए, तो WPI हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ओके। उसके बाद तीसरा रीज़न ये है कि हमारा गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब देखो अभी तो लो प्रोडक्शन हुआ है सुअर का, चीनी का, लेकिन आप ऐसा करो कि सुअर की चीनी को आप एक्सपोर्ट करो, क्योंकि हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो क्यों एक्सपोर्ट करें भाई, कम हुआ है, अपने खाने को नहीं है, क्योंकि भाई बात ये कस्टमर बनाना है तो गरीबी में उसे देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने USA को चीनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं एज एग्जाम्पल, हम उसको नहीं एक्सपोर्ट करते, किसी दूसरे से खरीद लेगा, अगले साल उससे खरीदने लगा, तो क्या दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी ना, ओके। और ऑयल प्राइसेस भी इंक्रीज हुई हैं, अब कभी $30 बैरल था, अब $60 करीब आ गया, क्योंकि जो हमारी कंट्रीज हैं ओपेक कंट्री हैं, ये लोग अपना प्रोडक्शन को कम कर रही हैं, मतलब कि डिमांड सप्लाई को कम कर रही हैं, तो डिमांड इसका बढ़ेगा तो प्राइस भी इसकी हाइक करेगी, ये प्रॉब्लम भी आ रही है। अब रिजल्ट क्या हुआ इसका कि हमारा WPI इंक्रीज तो किया, तो साथ में CPI भी इंक्रीज कर जाएगा साथ में, ओके। अब यदि CPI इंक्रीज कर जाएगा, ओके, यदि हमारा इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा रेपो रेट इसको डाउन करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेके आए RBI, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। आगे आते हैं ट्रिप्स। अब बेसिकली ट्रिप्स जो एक चीज़ जो है ये बेसिकली हमारा है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू ये है कि मैं ये चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ तो ये मेरा इस पर हक होना चाहिए, या आप यूज़ करें तो इसकी रॉयल्टी दें कम से कम। बेसिकली मेनली इंडिया कह रही है कि मेडिसिन में मत लगाओ, क्योंकि मेडिसिन एक लाइफ सेविंग चीज़ है और इस पर नहीं लगाना चाहिए एटलीस्ट, ओके। इसकी बात चल रही है ट्रिप्स में, और इंडिया भी अपने IPR में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया चाहते हम कंप्लायंस हो जाए ट्रिप्स के साथ, ओके। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हम इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट करें। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो ड्रग्स है हमारे पास अफोर्डेबल प्राइस में हमारे पास आ जाए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव हमारा IPR का क्या था कि देखिए जो बैलेंस बना लेंगे, पब्लिक को भी किसी ने इन्वेंट किया तो चीज़ें मिल जाए, पब्लिक और ऑनर के बीच में एक हमारा बैलेंस बन जाए। उसके बाद हमारा IPR यदि अच्छा हो जाएगा तो लोन जो आर्टिसियन हैं उनको लोन फ्रेंडली हो जाएगा, मतलब उनको लोन अच्छे से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। हम अभी क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, IPR को? इसका रीज़न हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें प्रेशर आ रहा है, जैसे हमारा TPP हो गया, जो ब्लॉक्स हैं, जो हमारे रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं ना इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट कर रहे हैं। और ये लोग IPR के
कंप्लायंस हो रहे हैं, ठीक है, आईपीआर को ही फॉलो कर रहे हैं। तो हम यदि नहीं करेंगे तो हमारा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया कहाँ जाएगा इंडिया का? हम कहेंगे नहीं भाई, तू आईपीआर लेके आ, तू कैमरा एक सस्ता तो बना के ला, हम चुरा के बनाएंगे उसे कॉपी। कोई आएगा यहाँ इन्वेस्ट करेगा? कोई नहीं करेगा ना भाई। तो इसलिए हम इसको कंप्लायंस बना रहे हैं। ओरिजिनल ब्लॉक से आ रहा है, उसके बाद मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए हम बना रहे हैं इस चीज़ों को। इसके बाद देखिए इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 1.21 बिलियन की जनसंख्या है और केवल हम 2.9 करोड़ लोग यहाँ पे टैक्स भरते हैं। अब 2.9 करोड़ रुपए लोग ही टैक्स भरते हैं, मतलब 4% एडेड लोग टैक्स भरते हैं। उसमें भी जो मतलब कि रिटर्न फाइल करते हैं 50% लोग टैक्स नहीं भरते, क्योंकि उन्होंने कहीं LIC में खरीद रखा है कुछ, कहीं किसी मंदिर को दान कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। तो जो एग्जम्पशन है टैक्स में, ये प्रॉब्लम हमारी कर रही है। ओके, और हमारा क्या हो रहा है कि हमारा कॉर्पोरेट से भी आपको बताया, कॉर्पोरेट से पैसा कम आ रहा है क्योंकि स्लो डाउन हो रहा है, उनकी प्रॉफिट लोअर हो रही है। और देखिए 2 टैक्स की बात करेंगे, एक हमारा प्रोग्रेसिव है, ठीक है, और दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स। देखिए होता क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब ये है कि यदि आप डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन आप ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये आप कलेक्ट कर रहे हो टैक्स के फॉर्म में, 80 to 85 रुपीज़ यदि आपने डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट किया, तो जो लोग सही में डिजर्व है वो लोग टैक्स देंगे। लेकिन रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हो। इनडायरेक्ट टैक्स में बेसिकली क्या होता है दोस्त, कि आप नमक पे, तेल पे, सब पे टैक्स लगा रहे हो। तो नमक तेल टाटा भी वही खाएंगे जो एक हमारा SC ST जो BPL क्लास में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, वो भी नमक तेल खाएंगे। तो जब आप इन पे टैक्स लगाओगे तो टाटा पे भी वही असर पड़ेगा जो हमारे SC ST और गरीब लोगों के ऊपर असर पड़ता है। तो हमारे यहाँ नियरली 50% टैक्स जो वसूला जाता है इंडिया में, वो इनडायरेक्ट तरीके से वसूला जाता है, नमक तेल पे लगा के, साबुन पे लगा के। तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव, कि नहीं यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्ट टैक्स लो, जैसे टाटा, बिरला, अंबानी, टाटा हो या बाटा, सबने है देश को काटा, तो ये लोगों से लोगे तो आप डायरेक्ट टैक्स लोगे तो ये प्रोग्रेसिव होगा। लेकिन आप रिग्रेसिव टैक्स कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स ले रहे हो, इससे BPL और गरीब लोगों को काफी नुकसान होता है। ओके, तो आगे चलते हैं हम। आगे में क्या है कि अब देखिए ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। अब RBI करे कि आओ, यदि तुमने कुछ काम कर रखा, तुमको भी बैंक खुलवा देते हैं। भाई क्यों बैंक खुलवा रहे हो? बैंक इसलिए खुलवा रहे हैं कि हमको करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के बाद उसको करने के लिए क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, आपके पास 500 करोड़ रुपए होने चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको फाइनेंस में या बैंकिंग में। उसके बाद आप कम से कम सेबी पे रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो आप बैंक खोल सकते हैं। देखिए कोर सेक्टर कंपनीज कुछ होती हैं जो कोर होती है किसी चीज़ की, जैसे UPSC के कुछ चीज़ें पढ़ते हैं जिसमें कुछ चीज़ कोर होती है। जैसे आप पॉलिटी आप नहीं पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, तो आप सवाल कर ही नहीं सकते। तो ये कोर होती है। करंट अफेयर्स तो बात की बात आती है, जब आपको किसी चीज़ समझ आ गई तो मतलब क्या करंट अफेयर्स का। तो कोर चीज़ों में 8 चीज़ें हैं जो आती है कोर में इंडिया में, और इसका जो इंडेक्स बनाता है वो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये IIP से नापते हैं इसको। कोल देखिए, अब आपको खुद ही लगेगा ये कोर क्यों है। पहला कोल, दूसरा क्रूड ऑयल, ठीक, तीसरा नेचुरल गैस, चौथा रिफाइनरी प्रोडक्ट, पांचवा फर्टिलाइजर, छठा स्टील, सातवां सीमेंट, आठवां इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से कहीं लग रहा है कि ये कोई भी रिडंडेंट चीज यहाँ पे डाल दी गई है। खेलने के लिए फुटबॉल, ओके, पीने के लिए बियर, ये सब तो नहीं डाली गई ना भाई इसमें। तो ये चीजें जिससे हमारा बेस तैयार होता है किसी भी कंट्री का। कोल नहीं होगा, क्रूड ऑयल नहीं होगा, नेचुरल गैस होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। ओके, रिफाइनरी प्रोडक्ट, हमारे यहाँ पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आता है जिसका हम रिफाइनरी चलाते हैं और इसके जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको बेचते हैं। ओके, उसके बाद फर्टिलाइजर, इतनी बड़ी हमारी एग्रीकल्चर चीज़ें जबकि फर्टिलाइजर पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है हमारे यहाँ। फूड के बाद फर्टिलाइजर पे आती है। स्टील, स्टील के बिना कोई भी कंपनी खड़ी होगी क्या, उसका नींव तक नहीं जाए हिलेगी। उसके बाद आपका सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो जो हमारी कोर की चीज़ें होती हैं। ओके, आगे चलते हैं। पॉम ऑयल में जो हमारे सीन है, ये पॉम ऑयल एक इंडस्ट्री है, अट्रैक्ट नहीं कर पा रही इन्वेस्टर्स को। रीज़न क्या है? पॉम ऑयल दोस्तों क्या है, बेसिकली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की फसल होती है। ये ट्रॉपिक्स में ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए हमारा इंडोनेशिया और जो अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है ये पॉम ऑयल हमारा बोती हैं। चाइना भी इसमें आ चुका है। उसमें क्या होता है कि ये झूम कल्टीवेशन होता है एक तरह का, कि वहाँ पे जंगल क्लियर करते हैं, पॉम ऑयल बोते हैं। क्यों बोते हैं? तेल तो हमें खाना ही है, तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, यील्ड काफ़ी ज़्यादा होती है पॉम ऑयल की। ओके, इसको मैंने इकोलॉजी में बहुत तगड़े तरीके से बताया है पॉम ऑयल की। तो इंडिया में भी इसको डाला गया। इसमें बेसिकली हमारा लगाया गया कि नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम पे इस पे बात करी गई, लेकिन अभी तक कोई इन्वेस्टर इसमें नहीं आया, ना ही उसने
इंक्वायरी तक नहीं आई है भाई साहब, जो इन्होंने खोला हुआ है इंस्टीट्यूशन में इंक्वायरी भी नहीं आई है। ओके, इसमें बेसिकली 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन चाहिए और अभी तक केवल 2 लाख हेक्टेयर ही हमारे पास ज़मीन अवेलेबल है इसके लिए, ठीक। और अभी तक इस क्रॉप, ये प्लांटेशन क्रॉप है बेसिकली, इंडिया में इसको प्लांटेशन क्रॉप के तहत नहीं लिया गया है। तो यदि हम, और लैंड एक्विजिशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, तो प्लांटेशन क्रॉप में नहीं डाला गया, लैंड एक्विजिशन में नहीं डाला गया। तो यदि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ तो बोगे कहाँ आप चीज़ों को? सस्ता है, बहुत सस्ता है ये पॉम ऑयल, ये आपकी एडिबल जो ऑयल है इसका काम चला सकता है, तो ये आपके पास कर ही नहीं रहे उस चीज़ को। तो यहाँ पे और भी सारे पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, पीले पीले कर रखे हैं, उनको देख लीजिएगा। मेन इशू ये है, तो इसमें कहना इनका ये है कि भैया आप लैंड सीलिंग को तो थोड़ा रिलैक्स बनाओ, ताकि लोग, इन्वेस्टर्स वहाँ पे कम से कम लालच से हमारे आए कि पॉम ऑयल में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमारी इशू आ रही है पॉम ऑयल से। और ये जानिए कि हमें बेसिकली ट्रॉपिकल क्रॉप से इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा लीडिंग एक्सपोर्टर है इंडोनेशिया। ओके, तो दोस्तों ये रहा हमारा पॉम ऑयल इशू। उसके बाद देखिए एक हमारा है NIIF, नेशनल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड। ये बेसिकली सोवरेन फंड है, गवर्नमेंट ने इसको बनाया है, 40,000 करोड़ है, और 40,000 करोड़ को बनाया, 20,000 करोड़ हमारा प्राइवेट सेक्टर से आएगा। और स्टील कंपनी जो, इस समय आपको पता ही होगा कि चाइना ने इतना सारा स्टील बना दिया है कि सारा प्रोडक्शन, मतलब कि सारा इसका दाम कम हो गया मार्केट में। तो ये जो स्टील कंपनी है ये फंड ले सकती है हमारा नेशनल इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड से। यहाँ से 20,000 करोड़ या जो भी को जरूरत होगी यहाँ से दिया जा सकता है। तो ये रहा हमारा इकोनॉमी का मई का सेक्शन खत्म हो चुका है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।